हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना के उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइस, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है डीएनए ब्लॉक। ये हमारा एपिसोड नंबर 5 है। लास्ट टाइम हमने देखा था, फॉरगेट लास्ट टाइम क्या देखा था हमने। तो हमने लास्ट एपिसोड में बोला था कि हम आयनेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था वीडियो में कुछ रिगार्डिंग एटॉमिक मैकेनिक रेडिया, और उसके बाद फर्दर कुछ हमने उसके आगे लिखे थे। अब उसके आगे वाला हम सेशन लेने वाले। तो आज का हमारा है हेडिंग आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी के बारे में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा हुआ। थर्मोडायनामिक में एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल एनर्जी। कोई सब्सटेंस को लगने वाली टोटल एनर्जी या उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो इसको हम एंथैल्पी को एनर्जी भी रेफर करते हैं। और फिजिक्स में हम एनर्जी को दूसरा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड एंथैल्पी सेम होता है। व्हाट इज आयनाइजेशन? आयनाइजेशन का होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन। फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपको आयन करना है, फॉर एग्जांपल है आपके पास सोडियम। सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन। कितने शेल बनेंगे? Kn के साथ KLMn। तो इसमें 2 रख सकते हैं, 8, बाकी रेस्ट ऑफ द इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो देखो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम केटायन। तो ये सोडियम केटायन कब बना? जब मैंने इसके 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, तब जाके सोडियम केटायन बना। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन करने के लिए आपको क्या लगेगी? एनर्जी। यानी आपने जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला है, अपने आप निकल जाएगा क्या? नहीं, उसको देना पड़ेगा आपको एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी क्या? जो एनर्जी आपको लगेगी फॉर्मेशन ऑफ आयन के लिए, उसको आप बोल सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसकी हम एक डेफिनेशन लिखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना जरूरी है। नाउ सी, ये आपके पास है पहला शेल, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल। अब मुझे बताइए, सबसे कम एनर्जी देख के किस शेल में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? क्या आप यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो? क्या इस शेल से निकाल सकते हो इजीली? क्या ये वाले की ये वाले? तो ध्यान रखना, जितना ये जो शेल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिव चार्ज। शेल जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा, उतना वो क्या होगा? टाइटली बाउंड होगा, टाइटली अट्रैक्शन होगा उनमें, टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यानी जुड़े हुए यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको लॉट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पे। यू प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितनी एनर्जी यहाँ पे दी है उससे थोड़ा कम यहाँ पे लगेगी। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़। डिस्टेंस जब भी 2 लोगों के बीच में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी। और यहाँ से यहाँ तक का देखो तो सबसे एनर्जी कम कहाँ लगेगी? यहाँ पे। तो सबसे वीकली अट्रैक्टेड कौन है न्यूक्लियस की तरफ? ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड है, वीकली बॉन्ड है। तो आपको सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? यहाँ से। इसका मतलब जब भी अगर आप फॉर्मेशन ऑफ आयन करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? आखिरी वाले ऑर्बिट या शेल से निकालोगे। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी बनाई कि जिस ऑर्बिट में आपको सबसे कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जहां पे वीकली या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसी से आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ आयन कर सकते हो। और फॉर्मेशन ऑफ आयन करने को लगने वाली एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, इज नोन एज आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हम लिख लेंगे, बिकॉज ये हम पढ़ रहे हैं आयनेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और 3D सीरीज। हम 3D सीरीज यानी फर्स्ट आयनेशन सीरीज की आयनेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट की, और कंपेयर करेंगे एस और पी से कितना कम ज्यादा इसको लगता है। पहला पॉइंट लिखिए डेफिनेशन। तो यू कैन राइट अ डेफिनेशन विद मी। लिखिए आप यहाँ पे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bonded electron from outermost shell is called as, दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी। मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं आई। पहला वर्ड। सेकेंड ध्यान रखना, आप जब भी पीरियोडिक टेबल में, यह है आपका एस ब्लॉक, बीच में डी और इधर एफ, इधर पी है, ये एस है, ये डी है आपका। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटम का साइज क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो देखो, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो एटम का साइज क्या होते जाता है? कम होते जाता है। अगर एटम का साइज कम होगा तो आप किस एटम से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकोगे? जिसका साइज क्या है? बहुत बड़ा। अब एटम का साइज बड़ा होना यानी न्यूक्लियस और आखिरी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होना? ज्यादा होना।
एटम का साइज बड़ा होना है, यानी न्यूक्लियस और आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होना, बहुत लंबा होना, अट्रैक्शन बहुत कम है इनके बीच में, तो यहाँ पर आपको एनर्जी कम लगती है। और जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता जाता है, सारे शेल न्यूक्लियस के पास आते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो आपको एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा। तो एक आपको जनरली ध्यान रखना है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, हाँ ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड की बात करूं मैं, पीरियड में आप जब भी लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और जब आप ग्रुप में पता है ना आपको, पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इतना ध्यान रखना है। तो साइंटिस्ट ने वही कंपेयर किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट के लगने वाली आयनाइजेशन एनर्जी, डी ब्लॉक एलिमेंट से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें लगने वाली एनर्जी, एस ब्लॉक से जब निकालोगे इलेक्ट्रॉन उसमें लगने वाली एनर्जी और पी ब्लॉक में लगोगे तो ये क्या कम ज्यादा रहेंगे। तो उन्होंने स्टडी किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा है, यहाँ पे न्यूक्लियस लेके आखिरी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट का साइज क्या है, थोड़ा कम, और पी का उससे भी कम। बिकॉज हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, एटम का साइज क्या होता जाता है, कम होते जाता है। कम होने के कारण न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिटल का डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होते जाता है। जिसका डिस्टेंस सबसे कम, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी आपको, ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना, पी ब्लॉक में ज्यादा एनर्जी लगती है और एस ब्लॉक में कम लगेगी, और डी ब्लॉक में क्या लगेगी, इसका इंटरमीडिएट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, या ऐसे लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूं, पूरा लिख लेना। आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर, ionization energy of transition element are higher than S block element and lower than P block element या ये लाइन अगर आपको नहीं पसंद आएगी, यू कैन टेक ionization energy of transition element is intermediate between S and P, S का और P के बीच में जो इंटरमीडिएट रहेगा वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, ये आपको देख लेना है। इसके बाद फर्दर जाते हैं, ठीक है। सपोज करो ये मैंने है, ये मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला मीटर, ठीक है, कोई भी ले लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना लगेगा, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लगी होगी, सपोज करो आई लगी मुझे 50 किलो जूल, या कैलोरीज करो 50 कैलोरीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए मैंने यहाँ पे सिविक्स में लिखा हुआ कितना लगा, 50 किलो कैलोरीज लगी। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब मैं क्या करूंगा, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकला है 1 पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, कितने पॉजिटिव आ जाएगा, 2, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लगी कुछ। तो मुझे बताइए लॉजिक कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 50 कैलोरीज लगी, तो दूसरा निकालने के लिए उतनी लगेगी, ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, क्या लगता है आपको? फर्स्ट निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल मुझे एनर्जी कितनी लगेगी, 50 कैलोरीज। जब मैं सेकंड निकालूंगा तो एनर्जी 50 कैलोरीज लगेगी कि उससे कम लगेगी, आप मुझे बता सकते हैं? तो देखिए, जब आप सेकंड निकालेंगे तो सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकालोगे आप, केटायन से निकालोगे। फर्स्ट वाला आपने सिर्फ क्या निकाला, एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, कोई चार्जेस नहीं है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, उसके ऊपर चार्ज आ गया तो क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने मेटल से निकाला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसके बाद आपने फॉर्मेशन आयन कर दिया, उसको लगी इतनी एनर्जी। दूसरा आप ये आयंस निकाला, तो आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग में सपोज करो कि ये आपका है, यहाँ पे एटम, इसमें से यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। आपको पता है ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन शेल से निकाला तो प्रोटॉन निकलता है कि न्यूक्लियस से? नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जैसे का वैसा। अब कंपेयर करो, इस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में उतनी प्रोटॉन है क्या? नहीं, बिकॉज शेल से आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पर प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ गया एज कम्पेयर टू, है ना। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल। तो जब आपने यहाँ पे देखोगे इस एटम, इसके कोई चार्ज नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या इक्वल। पर अब इस एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे इस मेटल से, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, इक्वल नहीं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी ये केटायन आपका, केटायन में क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा यानी उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। तो ये क्या करता है, ये सारे ऑर्बिट को अपनी तरफ खींचता है, सारे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, सारे शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका क्या हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, कम। तो ध्यान रखना, सपोज करो कि इसका स्टार्टिंग में साइज इतना बड़ा था विदाउट चार्ज वाला मेटल, और जब ये मेटल के ऊपर चार्ज आया तो इसका साइज क्या हो गया, कम। अब देखो, इससे जब इस वाले यानी इस मेटल से आपने, जब इसका साइज इतना है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस यहाँ कितना बड़ा है,
जब आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगी 50 कैलोरीज। फिर जैसे आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका साइज कितना हो गया, इतना छोटा। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतना, अब दूसरा निकालो, दूसरा जब निकालोगे तो एनर्जी इतनी लगेगी क्या, नहीं, कितनी लगेगी, उससे ज्यादा हो सकता है 100 किलो जूल या 150 कैलोरीज, इतनी एनर्जी क्या लग सकती है, इतनी ज्यादा लग सकती है। तो कीप इन माइंड, जब भी आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी को बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी ने बोला पहली आयनाइजेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा रहेंगी क्या, के इक्वल, तो कीप इन माइंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना, एनर्जी इज आल्सो नोन एज एंथैल्पी, कीप इन माइंड दिस वर्ड। ये थर्ड मोड आपको लिखना है, नंबर थर्ड, कि द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज higher than first ionization energy of transition element, ठीक है ना। ठीक है, इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, इफ आयनाइजेशन एनर्जी ये 1 है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये दूसरा निकालने के लिए इतनी, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी, तो बोलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, पहले को, दूसरे की, तीसरे को, किसमें लगेगी, थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। तो हमने जब पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे निकालने के लिए कंपेयर किया तो सेकंड को ज्यादा लगा। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा, इस टाइप से। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द ऑर्डर इज, ऐसा लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इज थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी इज 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी इज 1, इस टाइप से। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, इस टाइप से लिख सकते हो। और एक पॉइंट मैं आपको ऐड करके देता हूं, जिसको आप लिख लेना। तो आप वीडियो पॉज कर लो, इसको कॉपी कर लो, कोई डाउट हो, डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हो मुझे। एक तीसरा पॉइंट लिखा, लास्ट पॉइंट एक्स्ट्रा है आपके लिए, आपकी इच्छा में लिख लेना कि जब आप स्कैडमियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो 3D सीरीज एलिमेंट में, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। क्यों, बिकॉज साइज क्या होता है इनका, डिक्रीज। जिसका साइज सबसे छोटा उसको मोर एनर्जी लगती है। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो मैंने यहाँ लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी 3D, ई का मतलब एंथैल्पी भी होता है। द आयनाइजेशन एनर्जी इन 3D सीरीज एलिमेंट इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, बट ऑर्डर इज नॉट रेगुलरली, यानी ये जो ऑर्डर है इंक्रीज होने वाला रेगुलरली नहीं होता है, बिकॉज दे प्रैक्टिकली फाउंड्स की स्कैंडियम से जब आप क्रोमियम जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। फिर उन्होंने देखा कि मैग्नीज 2, ये जो आपका कॉपर है, कॉपर तक देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या मिली, कांस्टेंट। इस एलिमेंट को निकालने के लिए एनर्जी, मैग्नीज को निकालने के लिए, आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को, कॉपर को, इनको निकालने के लिए, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कांस्टेंट लगी। और जब जिंक में गए तो जिंक में क्या हो गया, कम लगी, आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। तो उसका रीजन क्या है, आप मुझे स्टडी करके बता सकते हो कि वाई कैडमियम से क्रोमियम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, मैग्नीशियम से कॉपर क्या हो गई, कांस्टेंट, जिंक में क्या हो गई, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी क्या लगी, कम लगी। तो ये आप पॉइंट ऐड कर देना, और इसका रीजन आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक इज ओवर। कीप इन माइंड, जनरल फॉर्म में, ट्रेन में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसी वीडियो में, कॉपी कीजिए इसे। ओके गाइस, हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक आज का इस वीडियो का, और ये लास्ट है इस वीडियो का टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको बनेगा, रोज आपको 2 वीडियो मिलेंगे। तो ये आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, 11 में आपने देखा होगा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, या आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी किया होगा। या रिडॉक्स रिएक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, अपने वहां पे ऑक्सीडेशन डेफिनेटली पढ़ाई होगा। तो और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3D सीरीज एलिमेंट, 3D यानी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो सपोज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है स्कैडमियम, स्कैडमियम के पास इलेक्ट्रॉन 21 एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन 21 है। ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको रहेगा +1 चार्ज, ठीक है। तो इसने किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ, आपका मेटल है, मेटल जब भी किसी के साथ रिएक्ट करने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली लूज करेगा। नॉन मेटल क्या करता है, गेन, ये कॉमन सेंस है। तो स्कैडमियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया स्कैडमियम ने, तो इसके ऊपर आया 1 पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी कंपाउंड बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और लॉस करने के बाद जो उसकी अवस्था हो गई, जो स्टेट आ गई, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट को नंबर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर,
और करके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो नोन एज नंबर। अब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, +1। आपने बचपन में जब आप 10th में थे तो आपने फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कंपाउंड देखा होगा। कैसे बना इनिशियल कंपाउंड, सबसे पहले आता है सोडियम, सोडियम के बाद से इलेक्ट्रॉन 11, बाद है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद से 70। सोडियम मेटल है तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, जिसके ऊपर चार्ज कौन आता है, नेगेटिव। फिर उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, क्या बनता है, NaCl। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कंपाउंड सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने गेन किए। कितना लॉस किया, उसके बदले में इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो कितना चार्ज आया, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आया। तो इसी चार्ज को मैं नंबर में एक्सप्रेस कर देता, उसको मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर 1। और इसका जब ये गेन करेगा क्लोरीन, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसके ऊपर चार्ज कितना आया, -। तो कोई भी एलिमेंट जब कोई कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो लेने और देने के बाद जो स्टेट में अपेयर होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और वही स्टेट को अगर आप नंबर में एक्सप्रेस कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम के +1 चार्ज, क्लोरीन के -1 चार्ज। सिमिलरली हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे डी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बिकॉज दे आर मेटल। और कितने लूज कर सकते हैं, कितने लूज करने के बाद वो स्टेबल होते हैं, कितने लूज करने के बाद अनस्टेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया, क्यों, बिकॉज सोडियम के पास 281 ऐसे इलेक्ट्रॉन है। ये वाला शेल कंप्लीटली फील्ड है, ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को कोई देगा नहीं, बदले में क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जैसे इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चले गया सोडियम में, तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो शेल में बांट कर दो, 2 8 हो गया। तो 2 यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट है और यहाँ पे क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट, और ये क्या हो जाता है, स्टेबल। तो आपके सिमिलरली कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों यूज करता है, बिकॉज अपने एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये सिनेरियो के ऊपर होता है सारी चीज। तो हम पढ़ने वाले ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। हमारे 3D सीरीज एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेन करते हैं, हम वो देखने वाले। तो आइए इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए लाइन नंबर 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं E- लिख रहा हूं, कंप्लीट लिख लेना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन during the formation of compound is known as या is called as oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इस टाइप से। डेफिनेशन लिख लेंगे 1 2 3, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें टेबल बनाना है और एक टेक्निक बताता हूं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट। ओके गाइस, ड्रॉ द टेबल। अभी टेबल है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम 3D सीरीज एलिमेंट की। और इजी है, सिंपल है, हमें कोई रूल नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना। हाउ टू सॉल्व 3D सीरीज का ये मैं डिस्कस करना है, 45D का निकालना है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन हम देखेंगे। तो पहला एलिमेंट है कैडमियम, सेकंड है आपका टिटेनियम, थर्ड है वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, तो अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा पास पास नजर आ रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहा होगा रीड करने के लिए, तो मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, ठीक है। तो कैडमियम हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ लिखता हूँ टिटेनियम, फिर वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, होप सो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा एंड क्वाइट इजी है, सिंपल। इनको लर्न कर लिया आपने। अब इनका एटॉमिक नंबर भी लर्न करना आपको। इसके लिए कितना है, इसके लिए है 21, 22, या आपका 23, या आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29 और उसके बाद क्या है 30। अब नाउ सी हियर इज ऑब्जर्व एसी लिखा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा लिखना है, ऑब्जर्व वाला। तो ऑब्जर्व वाला आपको लर्न होगा, तो इसका कैसे लिखूंगा मैं, देखो AR, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं क्या, पहले इधर ऑर्बिटल कौन सा आता है, पहले लास्ट में आता है 4s ऑर्बिटल और पहले क्या आता है 3D। तो जब भी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, है ना, तो लास्ट ऑर्बिट से निकालोगे, तो लास्ट ऑर्बिट क्या है 4s, उसके बाद 3D। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा के दिया था, कैसे लिखा के दिया था, वो प्रिंसिपल, पहले 4s बाद में 3D, ऐसा लिखे था हमने, तो चलता है। ये हमारा इनर ऑर्बिटल, ये क्या आउटर। पर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालूंगा, आउटर से, बाद में इनर से। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, पहले 3D, फिर इसके बाद क्या है, इसका कैसा था 2, इसका 1। आइए लिखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे 4s कांस्टेंट, ये क्या था 3D 2, तो आपको लर्न कर लिया होगा। यहाँ पे हो जाएगा 3D 3, 4s 2। अरे दिस इज योर एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते आप इसे, दिस इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। क्रोमियम
एंड रेस्ट ऑफ द एज इट इज 3d 5 4s2। देन उसके बाद मूव करते हैं AR दैट इज 3d 6 4s2। स्टिल कंटिन्यू, ये आपका AR 3d 7 4s2 एंड उसके बाद आपके पास ये AR ये आपका 3d 8 4s2। देन फॉलो दिस टर्मिनोलॉजी, ये आपका आ जाएगा 3d 10 4s1। व्हाई दिस इज 3d 10 कॉपर के देख लेना आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन AR उसके बाद आता है 3d 10 4s2। दिस इज योर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कुछ करना है हमें, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे d ऑर्बिटल, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d के सब ऑर्बिटल है 5 है ना, dxy dyz dxz dx2 y2 dz2। कुछ एक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कुछ बिटवीन द एक्सिस घूमते हैं, इसके बारे में आपको बताऊं। तो देखो ये d का ऑर्बिट है, सपोज करो ये d के 5 ऑर्बिट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4 5। s के कितना ऑर्बिट है, s का शेप कहता है स्फेरिकल, तो उसका एक ही ऑर्बिट रहेगा। तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चेक करो 2, तो कैसे लिखूंगा, पहले सिंगली बाद में पेयरिंग। d में कितना है, वो है। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आप निकालोगे तो कहां से निकाल सकते हो, सबसे पहले लास्ट ऑर्बिट, उसके बाद इनर ऑर्बिट। लास्ट खाली हो गया तो इनर निकालना। तो जब ऐसे हम इलेक्ट्रॉन कैडमियम से इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो हमने निकाला लास्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कभी कभी कंपाउंड जब बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है, तो इसको चार्ज कितना आता है +2। तो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना शो करेगा, +2। पर पता चला कि मिनिमम से ज्यादा और इसने ऑक्सीजन स्टेट किया है। तो जब यहां से निकाले इसने 2, फर्दर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 यहां से 2 यहां पे, 2 यहां से और 1 यहां से। 2 यहां से निकाला तो +2 मिनिमम, अगर ये भी निकाले तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 3। तो इस टाइप से लिखा जाता है। तो पहले s ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालो, बाद में d का निकालो। अब ऐसा क्यों होता है, जब s से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका ऑर्बिटल क्या हो जाता है, 0। s ऑर्बिटल 0 यानी स्टेबल। d से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका भी ऑर्बिटल क्या हो गया, 0। तो d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल क्या हो गया, 0। AR क्या है, आर्गन क्या है आपका, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी आफ्टर लूजिंग यहां से इलेक्ट्रॉन, इसका नोबल गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है कैडमियम का, इसलिए क्या होता है, स्टेबल। तो ये 2 भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 भी, ताकि खुद को क्या कर ले, वो स्टेबल। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो कितने यहाँ पे d के बॉक्स बनाएंगे, कितने, फ्यू, 1 2 3 4 5। s का कितना, 1। चलो पहले देखते हैं यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। d में कितने, 1 2। चलो मिनिमम कितना लूज करेंगे, यहां से निकालना मिनिमम, s से निकालना मिनिमम, कितना निकालोगे आप, 2। मैक्सिमम कितना निकालोगे, दोनों को सम करना, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो मिनिमम लूज करता है 2, मैक्सिमम कितना करता है, 4। इसका मतलब ये 2 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब 2 के बाद कितना आएगा, +3। तो दिस इज द ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ टिटेनियम। तो बोल्ड में आएगा 1 मार्क के लिए, राइट डाउन द ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ टिटेनियम या कैडमियम, ऐसा लिखना आपको। चलते हैं कंटिन्यूस दिस स्टफ, बोलिए यहाँ पे d के बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। s का बनाएंगे, चलिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2। d में कितने हैं, 3, 1 2 3। पहले कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, s से, कितने मिनिमम, 2। मैक्सिमम कितना, 2 + 3, ये सम करना, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 से पहले क्या आता है, 4। 4 से पहले क्या आता है, 3। देखो इस टाइप से अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट आपको लिखते आना चाहिए। इसमें चलते हैं कॉपर में, सॉरी क्रोमियम में, कितने इलेक्ट्रॉन है, d में 5। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। s में कितने हैं, 1। देखो s में कितना है, 1। तो ये मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1। मैक्सिमम कितना करेगा, सम करो, 1 + 5 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। 6 से पहले ये 5 भी लूज कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है। तो दिस इज अ वेरिएबल, यानी वेरिएशन आ रहा है इसके ऑक्सीजन स्टेट में, किसके, क्रोमियम कॉपर बाकी के। तो ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की स्पेशलिटी है कि अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। चलते इसमें मैग्नीज में d के कितने ऑर्बिट है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन d में, 5। तो बांटो, 1 2 3 4 5। s में कितने हैं, 2। तो मिनिमम कितना देगा ये, s से देगा 2, तो लिखेंगे +2। मैक्सिमम कितना देगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 से पहले क्या आता है, 6। 6 से पहले क्या आता है, 5। 5 से पहले क्या आता है, 4। 4 से पहले क्या आता है, 3। तो ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज हो गया। अब चलते हैं, अब यहां से थोड़ा ट्रेंड थोड़ा अलग चेंज होगा। अब देखिए यहां से ट्रेंड चेंज होगा। आयरन कैडमियम नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से। d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो कैसे बांटते हो, d में इलेक्ट्रॉन पहले सारे इलेक्ट्रॉन फिल करते हो सिंगली, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। बिकॉज d के कितना ऑर्बिटल है, 5, तो 5 लिखना। अब 5 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6वां यहाँ पे। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। चलो मिनिमम कितना लूज करेगा, s ऑर्बिटल हमेशा बताएगा कि मिनिमम कितना, तो कितना निकालेंगे, +2।
अब मैक्सिमम कितना करेंगे, अब आप मैक्सिमम बोलोगे कि सर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, कितने हो गए 8, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना डी में जैसे पेयरिंग आ गई, ये पेयरिंग हो गई, तो ये पेयरिंग वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन देता है, आप कितनी भी एनर्जी दो ये देता है नहीं। तो ध्यान रखना अनपेड इलेक्ट्रॉन का सम करना है, यहाँ पे सारे ये अनपेड है, अनपेड है, अनपेड है। ये एच का पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, डी का पेयर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, तो ये कपल हो गया, ये अब बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे अपना, ये बाकी इलेक्ट्रॉन आप यही से निकालना पड़ेगा। तो देखो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना 3, 4, 5, 6, इनका सम करना पड़ेगा, अनपेड प्लस दिस, तो कितना हो गया मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से पहले 5 आता है, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3। तो दिस इज अ वेरिएबल ऑफ स्टेट ऑफ आयरन। तो यहां से ट्रेन ऐसा ध्यान रखना, पेयरिंग हुई डी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकालना, जहां पे अनपेड है सिंगल ही वही इलेक्ट्रॉन निकालना। चलते कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, लिखते जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, यानी ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने। एस में कितने हैं 2, चलो पहले मिनिमम एस निकाल लो 2, मिनिमम यहां से मैक्सिमम का सम करो, अनपेड 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3। आगे चलते कौन है, निकेल, निकेल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, बांटो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। एस में कितने 2, ठीक है। तो देखो अब ये जो पेयर वाले क्रॉस कर दे रहा हूं उनके नीचे, पेयर के नीचे क्रॉस, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला है। मिनिमम एस से कितना आएगा 2, मैक्सिमम कितना कर दो, सम करो, मिनिमम एस का 2 और अनपेड 2, कितने हो गए 4 हो गए। अब कौन सा आता है, दैट इज कॉल्ड कॉपर। कॉपर देखिए, कॉपर यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूं, कॉपर में कितने हैं, डी के ऑर्बिटल में 10, एस में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कॉपर में डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, 10 को लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये कितना ऑक्सीजन स्टेट करेगा +1। यानी कॉपर का कंपाउंड आपने देखा होगा, कैसे देखा होगा, आपने देखा होगा CuCl और समटाइम आपने CuCl2 भी देखा होगा। इसका मतलब जब कॉपर Cu क्लोरीन के साथ, सिंगल क्लोरीन के साथ रहेगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा +1। पर कॉपर का और एक हमें प्रैक्टिकली एग्जांपल मिला है CuCl2, यानी एक कॉपर के साथ 2 क्लोरीन, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर, इस कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जितने नेगेटिव चार्ज वाला आइटम रहेगा उतना चार्ज। इसमें तो 1 था, इसके ऊपर +1, पर इसमें कितना आएगा 2। तो ध्यान रखना ये कॉपर का एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉपर में भले ही यहाँ पे एस में मिनिमम 1 है, पर ये जब अलग कंपाउंड बनाता है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट +2 भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाला आखिरी चलते हैं, आई होप कि दिस इज विजिबल, यहाँ से आपको उठा लिया है दिखाने के लिए। आगे चलते आप इसको कॉपी करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज लास्ट 10 नंबर का। यहाँ पे 10 कितने 10 इलेक्ट्रॉन है जिंक में, डी ऑर्बिटल में, सिंगली पे बांटेंगे, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, एस में कितने 2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, सिर्फ एस से निकालोगे, बाकी जगह से नहीं। तो यहां तक आपको इस टाइप से वैसे लिखना है, तो बोर्ड में आएगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपको इस वे से लिखते जाना है, ठीक है। तो ये पूरा कॉपी करेंगे वीडियो पॉज करके, इसके बाद में कुछ लाइन लिख देता हूं, आपको कॉपी करना है, तो कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो पूरा टॉपिक। Some point has written, you can copy. सबसे पहले देखेंगे तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, मैक्सिमम सब में मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट +2 शो किया, तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट हो गया +2, ये लिख लेना। सेकेंड, द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट बाय 3D सीरीज, यानी स्कैडमियम से लेकर जिंक तक किन में हाईएस्ट ऑक्सीजन, कौन सा एलिमेंट है जिसने शो किया है, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है प्लस शो किया है 7, किसने शो किया, मैग्नीज ने। द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट और हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन 3D सीरीज आर शोन बाय मैग्नीज, कितना +7, और +7 में कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। बट आप 4D सीरीज और 5D सीरीज एलिमेंट में जाओगे तो ये शो करते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, +8, और इसमें रोडियम एंड ओस्मियम, रोडियम में RH उसके ऊपर +8, ओस्मियम का OH उसके ऊपर +8, इस टाइप लिखना। फिर तीसरा पॉइंट, द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट, जितने भी लो ऑक्सीजन स्टेट है +1, +2, +3, ये +1 से लेके +3 तक जितने भी एलिमेंट है जो ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, जब वो +1 से लेके +3 में कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उनका नेचर क्या, उनमें जो बॉन्ड रहेगा वो आयनिक बॉन्ड रहेगा, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। इतना ही लिख दिया। +2 में कौन सा है, CuCl2, MnCl2 एक्सेट्रा। बट हायर ऑक्सीजन स्टेट में जब जाओगे, यानी +4, +5, +6, +7, +8, हायर ऑक्सीजन स्टेट हो गया 4 से लेके 8 तक, तो ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कोवैलेंट, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो KMnO4, K2Cr2, ये अंडरलाइन क्या है, मैग्नीज। अब इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखो, है ना, ये Cr2, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखो, ये आपको +7, +6 मिलेगा, तो ये बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये कॉपी आपको
कॉपी कर लेना इतना टेबल के नीचे, और इसके बाद कुछ बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए, वो बोर्ड के क्वेश्चन कैसे क्या है मैं आपको लिख के देता हूं, उसका एक आंसर बनाइएगा। सो हियर इज वन क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन 2013-14। 2013 में क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, राइट डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज, सिंबल लिखा Mn, Y+2 ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इज मोस्ट स्टेबल। आपको इसके बारे में बताना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा, ये वाला, ये 1 मार्क के लिए इतना, 1 मार्क के इतना, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को 2 मार्क के लिए 2014 में पूछा कि एक्सप्लेन Y+2 ऑक्सीजन स्टेट, यानी मैग्नीज के ऊपर जब +2 चार्ज आएगा, यानी +2 ऑक्सीजन स्टेट में मैग्नीज रहेगा तो वो मोस्ट स्टेबल रहेगा देन मैग्नीज M+3 में, यानी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीज, इसका ऑक्सीजन स्टेट +2 रहेगा मैग्नीज का, तब ये ज्यादा स्टेबल रहेगा जब ये एज कंपेयर टू जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इसकी का आंसर, ये इसका हाफ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन है ये इसका आंसर सेम रहेगा। तो आप देखोगे, आप एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR आप क्या लिख सकते हो 4s2 3d5, इस टाइप से लिख सकते हो, या 3d फिर बाद में 4s, कोई इशू नहीं है। अब सपोज करो मैग्नीज में E+2 ऑक्सीजन स्टेट, जब मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, E+2 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसके ऊपर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करेंगे, जैसे +2 चार्ज आया तो ये एटॉमिक नंबर मत लिखना, सीधा लिखना AR, कहां से गए इलेक्ट्रॉन 4s0, 3d क्या हो गया 5। तो देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कहां से लिखता है, लूज करता है S से, तो S ऑर्बिटल क्या हो गया खाली, S ऑर्बिटल खाली यानी स्टेबल हो गया, और ये D ऑर्बिटल इसका क्या है हाफ फील्ड यानी एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जब मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब +2 ऑक्सीजन स्टेट में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो देखो आर्गोन यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे जो ये आर्गोन तक स्टेबल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब 4s0 हो गया तो ये और ज्यादा स्टेबल है, और इसका 3d5 यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक साथ स्टेबल है, तो पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 में क्या हो जाता है मोस्ट स्टेबल। बट +3 में देखोगे तो +3 यानी और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, यानी Mn3+ आप जब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो जाएगा, 2 यहां से गए यानी 2 यहां से जा चुके हैं, और D में से कितना जाएगा 1। अब देखो कितना हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D ऑर्बिटल क्या है इनकम्प्लीटली फील्ड है, हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम है यानी अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या हो जाता है +3 में अनस्टेबल हो जाता है, और +2 में क्या हो जाता है स्टेबल। तो उसका मैं आंसर यहाँ पे वर्ड में आप लिख सकते हो, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन E+3 ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बट आप जब इसके लिए आंसर लिखोगे या इसके लिए Y+2 इज मोस्ट स्टेबल, तो पहली ये लाइन लिखना, दूसरी ये वाला लिखेंगे तो चलेगा, और इसका एक्सप्लेनेशन ओके, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल Mn has या Mn acquire, after losing 2 electron from 4s orbital it acquire की स्पेलिंग लिखना, it acquire half filled ब्रैकेट में लिखना 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका D ऑर्बिटल क्या हो जाता है हाफ फील्ड हो जाता है, और वो ऑलरेडी हाफ फील्ड है, S0 हो गया तो स्टेबल हो गया, तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसका D ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है एक्स्ट्रा स्टेबल। इसका भी आंसर क्या हो जाता है सेम। डिफरेंस ध्यान रखना, जब इसके लिए आंसर लिखोगे तो ये पहली लाइन दूसरी लाइन और सीधा ये स्टेटमेंट, इसके लिए जब लिखोगे इसके लिए लिखोगे तो पहली लाइन दूसरी लाइन ये भी लिखना और आंसर लिखना, कॉपी कर लो। इसके बाद और 1-2 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप उसको बना के रखना, बोर्ड में आए हुए हैं। सो गाइस हियर इज सम क्वेश्चन, मार्च 2017 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था कि राइट डिफरेंट ऑक्सीडेट ऑफ आयरन, आयरन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन लिखो, तो आयरन का आपके पास है, आप देख लेना पूरा टेबल में आपको आयरन का मिल जाएगा, लिख देना 1 मार्क के लिए। और इसी में सब जॉइंट क्वेश्चन था कि Y+2 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज मोस्ट स्टेबल, इसका आंसर मैंने दे दिया कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कि +2 में लिखना, फिर बता देना कि आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर हाफ फील्ड D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो आपको इसका आंसर मिल गया। सेकंड है Y+3 ऑक्सीजन स्टेट आयरन इज मोस्ट स्टेबल, ऑक्सीडेशन जब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, ठीक है, फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसा होगा वो लिखना है, और वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में आयरन क्यों स्टेबल है, या इसका यानी जो मैग्नीज का लिखा के देना उसका रेफरेंस करके आप लिख सकते हो, इसका आंसर बना लेना। इसका आंसर है आपके पास, ये आपको जो हमने चार्ट बनाया है टेबल का उसमें आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे
हम पढ़ेंगे कलर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम ट्रांजिशन एलिमेंट की क्यों आपके डिब्लॉग एलिमेंट कलर शो करते हैं, और उसके अलावा हम नए नए टॉपिक देखेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ कर ये नोट्स बनाइए, और रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।